और जिन्हें मैं कहूंगा शिक्षा का आमूल परिवर्तन करने वाले क्रांतिकारी। इस सदन में उपस्थित सभी ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेरा नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपने आप को याद दिला देना जरूरी है कि हम चर्चा भले ही कर रहे हैं लेकिन हो नहीं गए हैं तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस ही। सबको नमस्कार। देखो, ये मैं चैट जीपीटी को नमस्कार लिखूं और वो नमस्कार का जवाब नमस्कार में ना दे तो चलेगा, पर ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर नमस्कार का जवाब नमस्कार में ना दे तो पूछना पड़ेगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस बचाए या सब कुछ एआई हो चुका है। नमस्कार। ये टेस्ट ड्राइव करना बहुत जरूरी है, वरना मैं वाजपेयी जी बैठे बैठे यहां सोच रहा था इतनी देर से कि बातचीत करने के लिए मुझसे पहले जो वक्त आए मशीन इंटेलिजेंस में, वो मेरे से कहीं आगे खड़े हैं। इतना काम इन्होंने जीवन भर किया है, उन लोगों ने यहां बात रखी है। एजुकेशन में मुझसे कहीं ज्यादा पूरा जीवन लगाने वाले लोग, अपना तन मन धन समर्पित करने वाले लोग यहां बैठे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन पे मैं क्या बात रखूं, क्योंकि ना मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट हूं, ना मैं एजुकेशन का एक्सपर्ट हूं, फिर मैं क्यों यहां। पर वाजपेयी जी ने इतना लंबा चौड़ा परिचय दे दिया तो मुझे लगा ह्यूमन इंटेलिजेंस तो मैं हूं ही हूं, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। चैट जीपीटी का वर्जन 5 कौन सा चल रहा है बच्चे आजकल? ये पीछे वाले बताएंगे। 4.5। देखो, इनको नहीं पता है, वो वहीं से आएगी आवाज, मुझे पता था उधर से आएगी। 4.5 चल रहा है, और 4.5 ना आते ही सबसे पहला काम क्या किया होगा? 4.0 को हटा दिया गया होगा, वही करेगा। अब 5.0 आएगा, वो 4.5 को हटाएगा। तो एआई की महत्ता यही है कि पिछले वाले को हटाएगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस की महत्ता यह है कि वो किसी को नहीं हटा सकती। तो सबसे पहले जब यहां बात चल रही थी तो मैं अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बाजू से पेन मांग के कुछ कुछ लिख रहा था, और मैंने सोचा इन्हीं मुद्दों पे बात कर लूंगा। फिर मुझे लगा यहाँ तो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाले लोग बैठे हैं, वो सोचेंगे यार ये एआई पे क्या बात करेगा, इसमें इतनी इंटेलिजेंस तो है नहीं कि हाथ में आईफोन लेके चल रहा है, नोट्स भी एआई पे बना रहे, नोट्स भी कागज पे बना रहा है। पर भाई देखो, मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस हूं, और साथ साथ इस माइक पर, इस मंच पर इसलिए हूं क्योंकि मैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस हूं। मैं एआई नहीं हूं, एआई का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं पर एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस हूं। इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं, कुछ चीजें मैं नोट कर रहा था। सदन के सामने बहुत गहन चिंतन एआई पे हुआ है, हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से लेके हम अपने बच्चों के साथ कैसे जिए। स्वप्निल कोठारी जी ने बड़ा अच्छा शब्द दिया मुझे, उस बात को मैं बहुत अलग अलग तरीके से कहने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन पहली बार मैंने वो शब्द सुना तो मुझे लगा मेरे 5 मिनट में कहने वाली बात 1 सेकंड या शायद 5 सेकंड में कह दी उन्होंने कि मस्तिष्क की ट्रेनिंग की जगह हृदय की ट्रेनिंग करो ना यार। वो महत्वपूर्ण है, मैं शायद उसी से अपनी बात को आगे बढ़ाऊं कि देखिए, पर उससे पहले एक चीज और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को करना चाहिए, एआई करे ना करे, कि इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए, क्योंकि जिस समय सारा का सारा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए ये व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया और सारा एआई का एल्गोरिथम, जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो, जब हम अपने पसंद के गाना सुनने की कोशिश करते हैं किसी पे तो, से लेकर हम टीवी चैनल देखते हैं मीडिया पे न्यूज जानने के लिए तो, और जब हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखते हैं तो सबके सब लगे हुए हैं कि सोचो 500 साल पहले इस देश में क्या हुआ था, सोचो 100 साल पहले क्या हुआ था, लड़ो उस पे 150 साल पहले जो हुआ था उस पे लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? हमें गिल्ट फील कराते रहते हैं यार, तुम लोग 150 साल वाली पुरानी चीजों पे क्यों नहीं लड़ रहे हो? वैसे समय में
इंदौर स्टेट प्रेस क्लब के पत्रकार मिलकर तय करते हैं कि हमें एआई और शिक्षा और भारत की शिक्षा के भविष्य में बात करनी है। तालियां करें। और सबसे ज्यादा तालियां उन लोगों के लिए जो इस बातचीत को सुनने के लिए आए हुए हैं। ये मुझे हौसला देता है कि एआई और भारतीय शिक्षा जैसे विषयों पर बात की जाए तो इंदौर जैसे शहर में आके लोग बैठ सकते हैं, हॉल में सुन सकते हैं और पूरी गंभीर चर्चा को, जिसमें टेक्नोलॉजी की भी चर्चा हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एज में दिख रहे हैं कि सभी लोग एजुकेशन को पार कर चुके हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बच्चे भी हायर एजुकेशन को पार कर चुके हों, लेकिन उसके बावजूद आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप विषय में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इस सब के बाद मैं थोड़ी सी बात शुरू करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा पर। पिछले वक्ताओं की बात से मैं नोट्स बना रहा था कुछ और मैं सोच रहा था ये एआई भला क्या है। कुछ बातचीत हुई, उसी से मैं रेफरेंस ले सकता हूं। क्या है ह्यूमन इंडस्ट्री, ह्यूमन इंटेलिजेंस और एजुकेशन? इसका रिश्ता तो तब से है जब पहला बच्चा अमीबा और इन सब से निकलते निकलते प्रोसेस से, मटेरियल से प्रोसेस होते होते वो ह्यूमन बॉडी तक पहुंचे हैं। जब पहली बार किसी माँ ने बच्चे को सिखाया होगा, एजुकेशन तो वहीं से शुरू हो गई होगी। या पहले एटम ने दूसरे एटम को सिखाया होगा, शायद एजुकेशन तो वहीं से शुरू हो गई होगी। तो एजुकेशन में तो हम एटम स्टेज से ही चलते आ रहे हैं। मनुष्य के लिए एजुकेशन के रूप में देखें कि एजुकेशन का क्या रोल रहा, जितनी भी नोन हिस्ट्री है, जितना हम समझ सकते हैं पीछे जाके, मनुष्य के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। तो शायद मुझसे ज्यादा विद्वान लोग इस सदन में यहां और यहां बैठे हैं, असहमत भी हो सकते हैं वो इस बात से, और मेरी इल नॉलेज समझ के मुझे माफ भी कर सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में एजुकेशन ने क्या क्या काम किया है। पहला काम किया कि भाई देखो, तुमको हाथ मिले हैं मनुष्य के रूप में, तुम ये हथियार चलाने की कोशिश करते हो, तुम पत्थर तोड़ने की कोशिश करते हो, तुम पशु को नापने की कोशिश करते हो, तुम कुछ कुछ करते हो इन हाथों के माध्यम से। तो एजुकेशन में आके हमको कहा कि देखो, ज्यादा परेशान मत हो, हमारे पास एजुकेशन है, हम आपको सिखाते हैं कि हाथों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। हम आपको सिखाएंगे कि हाथों का सही इस्तेमाल करते हुए बड़े भारी पत्थर को भी कैसे उठाया जा सकता है, अच्छे तीर और तलवार कैसे बनाए जा सकते हैं, अच्छे औजार कैसे बनाए जा सकते हैं। एजुकेशन ने हमको आके कहा कि अपने हाथों का असली इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, स्मार्ट इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, एजुकेशन ने हमको सिखाया। थोड़ा समय बीता, थोड़ा मैं कह रहा हूं तो ह्यूमन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जिस्टेंशियल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा मतलब सैकड़ों साल, हजारों साल, शायद लाखों साल बीते होंगे। मशीनें आई, एजुकेशन अभी काम कर ही रही थी, हाथों को सही इस्तेमाल कैसे करें इस पे सिखाने का। मशीनें आई, मशीनों ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, हाथों वाला इस्तेमाल तो मशीनों से करवा लेंगे। एजुकेशन के सामने फिर संकट पैदा हुआ, यार हमने लाखों साल में इनको हाथों का इस्तेमाल करना सिखाया था, मशीन कह रही है अब हाथों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा सीखने की, स्कूल में जाके हाथों का इस्तेमाल क्या करोगे सीख के, मशीन है ना, आपसे तेजी से कर लेगी। बहुत बढ़िया, लेकिन एजुकेशन वाले लोग बड़े स्मार्ट होते हैं और इंटेलिजेंट तो होते ही होते हैं। तो एजुकेशन वाले लोगों ने कहा देखो, हाथों का इस्तेमाल तो मशीन ने कर लिया, हाथों वाले सो काम जो करते थे, अब आपको हाथों का इस्तेमाल सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो काम तो मशीन कर लेगी। आप ऐसा करो, आपके पास ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है, हम आपको मस्तिष्क का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। सैकड़ों साल तक एजुकेशन हमको मस्तिष्क का इस्तेमाल करना सिखाती रही। 50 साल पहले प्लस माइनस मार्केट आया और बोला साहब ये जो सैकड़ों साल से आप मस्तिष्क का इस्तेमाल करना सीख रहे हो ना, हमने मशीन बना दी है मस्तिष्क वाली, अब आप मस्तिष्क का इस्तेमाल मत सिखाओ अपने बच्चों को, मस्तिष्क का सारा काम कंप्यूटर कर लेगा, मशीन कर लेगी। शिक्षा वाले फिर बेरोजगार हुए कि यार अगर हम पहले हाथों का इस्तेमाल सिखाते थे, वो इस्तेमाल मशीन को दे दिया, हम ब्रेन का इस्तेमाल सिखाते थे, वो ब्रेन का इस्तेमाल भी मशीन कर लेती है। अब वाजपेयी जी चांदनी चौक के यहाँ बड़े व्यापारी के वहां बैठा हुआ है एक मुनीम, 15 दिन की कैलकुलेशन, माने 1 साल की कैलकुलेशन करने में सेल की 15 दिन लगाता था, वो ब्रेन था उसका। और हमारे किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेन होता था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के, नहीं कोठारी जी, कि 1 साल की सेल का कैलकुलेशन 15 दिन में कैसे करेगा, उसकी ट्रेनिंग है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के और जो अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट उसको देते थे, और हम कहते थे देखा ब्रेन का इस्तेमाल करना सिखा रहे।
लेकिन मशीन आई बोले तो काम हम 15 सेकंड में कर देंगे। आपको ट्रेंड ब्रेन की जरूरत नहीं है इसके लिए। फिर एजुकेशन के सामने संकट आया, अब हम तो करीब ये शायद 100 साल पहले हुआ, 25, 30, 40 साल पहले फिर रेवोल्यूशन हुआ एजुकेशन में, और कहा गया कि देखिए शरीर यानी हाथों का इस्तेमाल करना ठीक है, मशीन ने ले लिया। ब्रेन का इस्तेमाल करना मशीन ने ले लिया। आपके पास एक और चीज है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। हम आपको आपकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। एजुकेशन ने, मैंने कहा ना बहुत स्मार्ट हैं, अपना काम ढूंढते रहते हैं। बोला बेरोजगार नहीं होगी एजुकेशन, आके बोले जी हम आपको इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो करीब 40-50 साल से दुनिया में इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के कोर्सेज बने। मैनेजमेंट, पोएट्री राइटिंग, एनालिसिस, ये सारे कोर्सेज इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के थे। अभी मैडम समस्या आ गई कि अब मार्केट आके कह रहा है साहब इंटेलिजेंस का काम भी हम मशीन से ले लेंगे। तो आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल ब्रेन, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वहां आके समाज खड़ा हुआ है और वहां आके एजुकेशन खड़ी हुई है कि अब हम आदमी को क्या इसके अंदर ढूंढें जो हम कहें बेटा अपने बच्चे को पैदा होते ही स्कूल भेजा करो, हम उसको कुछ सिखाएंगे। क्योंकि सारा काम तो मशीन कर ही ले रही है। तो यहां एक समस्या खड़ी हो रही है, और शायद इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में जो परिवर्तन हो रहे हैं, आज का टॉपिक मौजूद है कि हम शिक्षा पे कैसे काम करेंगे, शिक्षा कैसे दें और क्या दें और क्यों दें, क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कि बात अब केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा की नहीं है। अब थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस आपके सामने रखना चाहता हूं। बात केवल इसकी नहीं है जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में शिक्षा कैसे होगी। एक लीडर के रूप में और एक सामान्य भारतीय के रूप में मैं इस चीज को इस रूप में देखता हूं कि ये बात 30 करोड़ स्टूडेंट्स की है जो इस समय स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और उन 2 करोड़ टीचर्स की भी है जिनमें से कुछ यहां बैठे हुए हैं लेकिन किसी स्कूल या किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। 32 करोड़ भारतीयों के बारे में यह बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में शिक्षा का अब भविष्य क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में शिक्षा क्यों, कैसे और किस तरीके से दी जाए, यह सवाल केवल इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में कुछ बुद्धिमान लोगों के बीच का होने वाला का चर्चा का विषय नहीं है। यह 32 करोड़ भारतीयों का विषय है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहें नहीं चाहें, इसका सवाल यहां कास्ट होता है कि क्या हम इन 30 करोड़ लोगों को, और बल्कि जो मैडम ने कहा टीचर्स ट्रेनिंग की बात की मैडम ने, कि क्या हमारे 2 करोड़ टीचर्स 30 करोड़ भारतीयों को एआई युग के लिए तैयार कर पा रहे हैं? क्या हमारे 2 करोड़ टीचर्स हमारे 30 करोड़ भारतीयों को जो अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको एआई युग में जीने के लिए तैयार कर पा रहे हैं? मशीन है कि नहीं है, कोडिंग करेगा कि नहीं करेगा, मेरे जैसे आदमी के लिए छोटे सवाल है मैडम। एक भारत जितना बड़ा और जितना महान देश है उसमें है एक कॉर्नर का एक सवाल है और वो कोर सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि क्या 30 करोड़ भारतीय उस चीज के लिए तैयार है, उस समय के लिए तैयार हैं जब सब कुछ एआई से हो रहा है। मेरे हाथ में फोन है, मैं खोल रहा हूं, मेरे फेस स्क्रीन से फोन खुल जा रहा है, मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूं, मुझे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का यहाँ का एड्रेस ढूंढना है, मैं 4 रूट मुझे एआई बता देता है, किस में ट्रैफिक मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। मुझे गाना सुनना है, मैं 3 गाने अपनी चॉइस के यूट्यूब पे सुनता हूं, 4था गाना मेरी अपनी चॉइस से निकल के आ जाता है। सारी चीजें, मुझे रेस्टोरेंट ढूंढना है, मैंने 4 बार जिस तरह के रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हुआ है, 5वें शहर नए शहर में जाते हैं उस तरह के सारे रेस्टोरेंट मेरे लिस्ट पे आ जाते हैं, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है ज्यादा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑमनी प्रेजेंस तो हम लोगों के जीवन में है। हम लोग जो मजाक में मैंने कहा, मतलब हल्के शब्दों में कहा कि हम सब ह्यूमन इंटेलिजेंस यहां बैठे हुए हैं, सच इतना ही नहीं है। सच इतना है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की जेब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से बैठी हुई है इसी हॉल में, और हम सब लेके आए हैं इसको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब लोगों के बीच में ऑमनी प्रेजेंस तो है इसकी, लेकिन क्या हम इस युग में जीने के लिए अपने 30 करोड़ भारतीयों को तैयार कर रहे हैं? इसी में से जॉब करेंगे, इसी में से जिएंगे। खाली जॉब करने की बात नहीं है, जीना भी इसी में। तो वो एक बड़ा सवाल हो रहा है। मैं
इसमें से कुछ अच्छी स्टोरीज भी देखता हूं। यहां कुछ अच्छी स्टोरीज शेयर की गई। कोठारी जी ने बताया कि किस तरह से कुछ बच्चे ऐप बना रहे हैं। मैं देख रहा था अखबारों में, मैंने पढ़ा मदुरई में एक नेत्रहीन बच्चा, कार्तिक शायद नाम है उसका, मैंने न्यूज स्टोरी पढ़ रहा था। वो पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसे किबो नाम का शायद कोई ऐप मिला और उसने पढ़ना शुरू किया। और वो अपनी शानदार स्पीड के साथ, पूरी इंटेलिजेंस के साथ में, जितनी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस उसमें है, एक डेफिशिएंसी बस थी, वो अपने आसपास के सब बच्चों को कॉम्पीट करके आगे निकल गया है, सिर्फ एआई की वजह से। कश्मीर के पुलवामा में एक लड़की ने इस बात से आहत होके कि मेरी मम्मी और मेरे पापाओं के और मेरे दोस्तों के व्हाट्सएप पे हमेशा फेक न्यूज आती रहती है जो एक दूसरे को, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए काफी होती है, मुझे कुछ करना चाहिए। उस लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक पैक बनाया, कोई ऐप, कोई चैटबॉट कुछ बनाया, और उसके बाद में उसने सुनिश्चित कर लिया कि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में आने वाली हर खबर को मैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाके चेक करूंगी और उसके बाद में अपने सारे दोस्तों को बोल दूंगी, देखा फेक न्यूज है। दैट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गुड स्टोरी अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। महाराष्ट्र का एक किसान जिसको बहुत एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं है, जिसको बहुत टोपोग्राफी और ये सब की नॉलेज नहीं है, पेस्टिसाइड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, अब किसी ऐप के जरिए, किसी अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल के जरिए अपनी फसल के फोटो खींच के, अपनी जमीन के फोटो खींच के भेजता है और आराम से वहां किस वक्त उसको पेस्टिसाइड यूज करना है, कब पानी देना है, कब प्रोडक्शन देना है, कब नहीं देना है, सारी वेदर इंफॉर्मेशन से लेकर टोपोग्राफी की सारी इंफॉर्मेशन उसको एआई से मिल जा रही है। उसकी फसल का फोटो समय समय पे देख के उसको एआई जवाब दे देता है कि अभी तेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और रिकॉर्ड है। ये सब मैं अखबारों से पढ़ी हुई चीजें कह रहा हूं। उस किसान ने 30% अपना प्रोडक्शन ऊपर किया है पिछले साल एआई का इस्तेमाल करते हुए। एक सामान्य अनपढ़ किसान है, शायद अनपढ़ भी होगा, मुझे पता नहीं, पर फोन यूज कर रहा है उसके हाथ। कहना चाह रहा हूं कि एआई की ओमनी प्रेजेंस है, एआई की अच्छी स्टोरीज हम सबके बीच में हैं, लेकिन फिर से कहना चाह रहा हूं और पूछना चाह रहा हूं और इस चिंतन को आप सबके बीच रखना चाह रहा हूं कि क्या भारत, 32 करोड़ का भारत, 140 करोड़ में से 32 करोड़ लोगों का भारत एआई के युग में जाने के लिए, एआई के युग में पूरे स्मार्टनेस से जीने के लिए तैयार है? वहां मैं कुछ आपके सामने कुछ बड़े फैक्ट्स रखना चाहता हूं जो एआई और शिक्षा के बीच में हम सबको सोचने पड़ेंगे और हम सबको देखने पड़ेंगे। जब ये सब हो रहा है, जिसकी 3-4 एग्जाम्पल यहां से शेयर हुए, 2-3 एग्जाम्पल मैंने शेयर किए, उस सब के बीच भी भारत में इस वक्त ये भी हो रहा है कि हमारे 48% स्कूलों में अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है। 48% स्कूलों में अभी हमारे बिजली का कनेक्शन नहीं है। इन 48, बाकी के जो 52% बचे जिनमें है, उनमें से 44% स्कूलों में कंप्यूटर्स नहीं है। 42% में इंटरनेट नहीं है। जहां थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स भी है वहां इंटरनेट का नहीं है। और 42% स्कूलों में देश भर में बच्चे फर्श पे बैठते हैं अभी पढ़ाई करने के लिए। हम उनको डेस्क तक नहीं दे पाए हैं। इसमें मैं वो चीजें नहीं दे रहा हूं कि कितने स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है और कितने स्कूलों में पीने का पानी नहीं है और कितने स्कूलों में टीचर्स नहीं है और ट्रेनिंग, आपने टीचर्स ट्रेनिंग की बात की, वो सब नहीं मैं दे रहा हूं। लेकिन ये एक बुनियादी भारत आपके सामने खड़ा है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन का भविष्य की बात करें और भारत की तैयारी की बात करें, तो हम ये भी जानें कि भविष्य का भारत ऐसे स्कूलों में तैयार हो रहा है, ऐसे कॉलेजेस में तैयार हो रहा है जहां बच्चे पैकेज बना रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों में भी तैयार हो रहा है जहां 48% स्कूलों में अभी बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है, और उससे पहले मैं बताऊं दुनिया कहां खड़ी है। साउथ कोरिया ने, अभी शायद किसी ने जिक्र किया, किसी वक्ता ने किसी कंट्री का जिक्र किया था, साउथ कोरिया ने 2025 से अपनी सारी टेक्स्ट बुक्स को रीडिजाइन कर दिया है। हर एक बच्चा हर एक स्कूल में अब वही टेक्स्ट बुक्स के जरिए पढ़ेगा, चाहे वो फिजिकल क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, वर्चुअल क्लासेस हो, जो एआई ओरिएंटेड है। उन्होंने तय कर लिया है, सारी टेक्स्ट बुक्स का स्कैनिंग की। मैंने समझने की कोशिश की कि किया क्या। ये कहना आसान है कि एआई ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक्स बना ली हैं। व्हाट डज इट मीन? फिनलैंड ने अपने सारी टेक्स्ट बुक्स में से रोट लर्निंग वाली सारी चीजें हटा दी।
बोले रोट लर्निंग का काम मशीन कर रही है, हमें अपने बच्चों को रोट लर्निंग वाली कोई चीज नहीं देनी है, समझ विकसित करनी है। साउथ कोरिया ने भी टेक्स्ट ओरिएंटेड, एआई ओरिएंटेड सारी टेक्स्ट बुक्स बना दी हैं। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपनी एजुकेशन में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने पिछले साल से अपने हर क्लास में कैमरे लगवा दिए हैं और हर बच्चे की स्कैनिंग हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी स्कैनिंग कर रहा है। और क्या कर रहा है? स्पाइक नहीं कर रहा है, विजिलेंट नहीं है कि कौन बच्चा आया है क्या नहीं आया, वो छोटी चीजें, बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हर क्लास में लगा हुआ कैमरा किसी एआई मॉड्यूल को बता रहा है कि फलानी क्लास में हिस्ट्री का जो टीचर मैडम पढ़ा रही हैं, या साइंस का या से वॉट एवर मैथमेटिक्स का जो लेक्चर चल रहा है, उसमें जो 30 बच्चे बैठे हुए हैं उसमें से 5 बच्चे हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, उनके फेस एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि लेक्चर बोरिंग हो गया है, टीचर को इन्फॉर्म करो। और वहां टीचर को इन्फॉर्म हो जाता है कि मैडम या तो आपका टीचर पढ़ाने का तरीका बदलिए या हम टीचर बदल रहे हैं, आप अपने सारे 40 बच्चों को साथ लेके नहीं चल पा रही हैं। एक बार, 2 बार, 3, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डिक्टेटरशिप की बात है, बात है कि एआई का कितना टीचर को भी नहीं पता चलता है कि यार 40 बच्चे बैठे हैं सामने, उनमें से कितने बोर हो रहे हैं, कितने टॉपिक्स पे ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। उनके आई मूवमेंट से, फेस एक्सप्रेशन से सब कुछ उन्होंने इतना ले लिया कि चाइना के एक बच्चे को वो पढ़ रहे हैं कि चाइना का एक बच्चा जब कहता है मैं पढ़ना स्कूल में आना चाहता हूं, तो हम उसका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो कहता है कि 4 घंटे के लिए मैं आपके स्कूल में आऊंगा, मुझे ढंग की चीजें पढ़ाना और ठीक से पढ़ाना, आके क्लासरूम में बैठता है, तो हम उसका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमें पता चल जाता है कि कब कब हम उसको ठीक से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको ठीक डिलीवर करने की तरफ बढ़ जाते हैं अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करके। पढ़ाता टीचर ही है, लेकिन एआई हमको बताता है कि कहां कहां किस किस स्कूल में कहां कहां बच्चे किस किस टॉपिक पे बोर फील कर रहे हैं, किस किस मेथड ऑफ पेडागोजिकल मेथड से, या कोई जो हमारे पढ़ाने के तौर तरीके हैं उनमें से कौन सी तरीके से ठीक डिलीवर नहीं हो पा रहा है, कौन सा कंटेंट। यहां तक हम पहुंच गए हैं। तो जब वहां हम पहुंच गए हैं, हम कहां खड़े हैं, हम किस चीज से उलझ रहे हैं। एक समय था हमारे देश में, मैं इसको कहता हूं जनरली कि हम 1% और 99% में उलझे हुए हैं। कैसे? एक समय था हमारे देश में, माना जाता था कि 1%, कोई साइंटिफिक और मैथमेटिकल फिगर नहीं दे रहा हूं इसलिए कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा इस पे, रफ एक उसकी बात कर रहा हूं। हमारे देश में एक परंपरा रही कि साहब 1% बच्चे ही अच्छी एजुकेशन के लिए हकदार होंगे, बाकी 99% बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी फॉर वॉट एवर रीजंस, क्योंकि वो फलानी जाति में है, क्योंकि वो उसमें है। तो 1% बच्चों को हमने अच्छी एजुकेशन दी, 99% बच्चों को या दी नहीं या अच्छी वाली नहीं दी, ज्ञान वाली नहीं दी। उस समय के हिसाब से वो एक दौर था। तो उस समय लोग मान लेते थे चलो ठीक है यार, किस्मत है, ऐसे कुल में जन्म ले लिया, ऐसे परिवारों में जन्म ले लिया, ऐसी ज्योग्राफी, ऐसे सोसाइटी में जन्म ले लिया, क्या करूं। वहां से निकाला समाज को बड़े अच्छे सोचने वाले लोगों ने, उसमें बाबा साहब से लेके जिस शहर में हम खड़े हैं अहिल्याबाई जी तक, सबने बहुत योगदान दिया। लड़कियों से, जेंडर बेस से लेके कास्ट बेस, सब चीजों को काटा और बोला ये 1% को अच्छी एजुकेशन देने से नहीं चलेगा, सबको देनी पड़ेगी, हर आदमी को देनी पड़ेगी, हर धर्म, जाति, हर जेंडर को देनी पड़ेगी। वहां से निकाल के लेके आए। तो फिर हम फंस गए इसमें कि कुछ 1% बच्चों को शानदार फैसिलिटी वाले स्कूलों में एजुकेशन मिलेगी और बाकी सबको 99% बच्चों को जिनको मिल भी रही है उनको बहुत ही घटिया, बहुत ही लो स्टैंडर्ड वालों में मिलेगी। फिर से हम 1% और 99% के डिवाइड में बचे हुए हैं। यहां जितनी बात हुई एजुकेशन को लेके, वो बहुत अच्छी पिक्चर देता है कि अगर हम थोड़ी सी स्मार्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का यूज कर लें तो अब वो झंझट नहीं बचेगा। हर बच्चे को शानदार टीचर उपलब्ध कराया जा सकता है, वो चाहे फिजिकल हो या इसके माध्यम से हो, एआई के माध्यम से हो। लेकिन हम अभी उधर बढ़ नहीं रहे, हम वापस उसी डिजिटल डिवाइड में बढ़ रहे हैं कि 1% बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम आराम से पैदा होते ही एआई एक्सपर्ट बनाना शुरू कर देंगे और 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको हम 12वीं क्लास में कंट्रोल V और कंट्रोल C सिखा रहे होंगे। जानते हैं ना कंट्रोल V, कंट्रोल C? इस मोबाइल एज वाले लोग बच्चे नहीं जानते होंगे। नहीं, मैं 11वीं 12वीं के, मजाक नहीं है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में स्टेटमेंट दे रहा हूं। आप मध्य प्रदेश हो या देश के किसी भी कोने में किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए,
और करके देख लीजिएगा कभी डिप्रेस। यहाँ लोग, बहुत लोग एजुकेशन पे और पत्रकारिता में काम करने वाले लोग बैठे हैं, मेरा दिल रोता है इस चीज को देख के। बहुत बार मैं करता हूं ये बात। किसी भी सरकारी स्कूल में देश में चले जाइए, आप 11वीं और 12वीं की क्लास में जाके कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों से बात कर लीजिए। उनसे पूछिए कि बेटा कंप्यूटर सब्जेक्ट है, बोलेंगे हाँ है। कंप्यूटर टीचर है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ है। आप बोलेंगे कंप्यूटर क्लास होती है, बोलेंगे हाँ है। क्या पढ़ाते हैं? कोडिंग सिखाते हैं। क्या कोडिंग सिखाते हैं? वो तो सारी क्लास होती है थ्योरी में। कंप्यूटर, अब आप अगर आप स्मार्ट इनफ हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूं तो स्मार्ट पत्रकारिता ने स्मार्ट पॉलिटिशियन बनाया मुझको, तो मैं क्लास में जाता हूं तो थोड़ा प्रोब करने लगता हूं, बेटा लास्ट पीरियड कब हुआ था, कंप्यूटर क्लास में कब गए थे? बताएंगे सर पिछले थर्सडे को गए थे। क्या किया था? अब मैं 12वीं क्लास के बच्चे से पूछ रहा हूं कि 12वीं क्लास में जिसको हमने कंप्यूटर साइंस सीबीएसई के सिलेबस में डाला हुआ है, सब्जेक्ट है, कैरिकुलम है, टीचर है, लास्ट वहां पे कंप्यूटर 15 लगे हुए कंप्यूटर लैब में, कि बेटा लास्ट थर्सडे को क्या किया था? सर टाइपिंग सीखी थी। 12वीं क्लास के बच्चों को हम टाइपिंग सिखा रहे हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के नाम पे। मैंने पूछा बेटा घर में फोन है? फोन में व्हाट्सएप है। यूज करते हो? हाँ जी। कब से करते हो? 8वीं क्लास से। जो बच्चा अपने मम्मी या पापा के फोन पे 8वीं क्लास से टाइपिंग सीख चुका है, हम उसको पढ़ाने के नाम पर 12वीं क्लास में 1 घंटा बिठाते हैं और उसको कहते हैं हम तेरे को कंप्यूटर साइंस सिखाएंगे, हमारे पास कंप्यूटर साइंस का टीचर है, लैब है, सरकारों ने पैसे दे रखे हैं, टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है, और हम उसको कंट्रोल V कंट्रोल C और टाइपिंग सिखा रहे हैं 12वीं क्लास में, और हम कहते हैं हम AI के युग में भेज रहे हैं इन बच्चों को। सॉरी, नहीं जा पाएंगे। ये 1% और 99% का डिवाइड जारी रहेगा। अभी पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ में एक प्रोग्राम में था, पेरेंट्स के साथ संवाद था। वहां पे ऐसे ही जैसे सब लोग बैठे हैं, एक मदर बैठी हुई थी अपने और टीनी टॉप को गोद में लेके, उनका कोई बच्चा दूसरा पढ़ता होगा स्कूल में, तो वो बच्चा 1 साल का है और 1 साल का वो बच्चा अपने मदर की गोद में खड़ा हो गया। बच्चा है, उसको क्या मतलब है, क्या पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा, कौन मुख्यमंत्री, कौन माँ, कौन पेरेंट टीचर, स्कूल से कोई फर्क नहीं, बच्चा है, बादशाह है, खड़ा हो गया अपनी माँ की गोद में। माँ से फोन लिया, हरकतें करने लगा। लिटरली कभी मैं वीडियो शेयर करूंगा, मेरे फोन में है वो, मैं बैठा हुआ था सामने ही ऑडियंस में, गेस्ट में, तो वो बच्चा अपनी माँ से फोन लेके, 1 साल का बच्चा फोन खींच रहा है भगवंत मान का, वो फोटो खींच रहा है। उसको अब पता नहीं ऑन हुआ कि नहीं हुआ उससे फोन, पर उसने पोज लिया बाकायदा माँ का और यूं पकड़ा। मान साहब विच तो है ही, उन्होंने बोले यार इतना फोन वर्गा तो खुद ही है, सारा फोन कितनी लाइन वाला, मेरा फोटो खींच रहा है। उसकी मम्मी को साथ में बुला लिया स्टेज पे, मम्मी आ गई बच्चे को गोद में लेके। तो मान साहब ने बच्चे से पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो मां ने जवाब दिया कि अभी बोलना नहीं सीखा। जिस बच्चे ने बोलना नहीं सीखा उसने टच स्क्रीन स्वैप करना सीख लिया है, यूट्यूब कैमरा चलाना सीख लिया है, उसको यह पता है कि मां के हाथ में जो ये काली काली चीज लगी हुई है, इससे सामने वाले का फोटो खींचा जा सकता है। ये पीढ़ी एक तरफ तैयार हो रही है, लेकिन 99% जो हिंदुस्तान है वो दूसरी तरफ तैयार हो रहा है। ये चिंता का विषय है। अभी मेरे मित्र ने बताया, पढ़े लिखे हैं, कि उनके 3rd क्लास के बच्चे ने, 3री कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने उनको फोन किया, पापा ये अलेक्सा का बर्थडे कब होता है? अब पापा को तो पता नहीं, पापा शायद उसी एज में होंगे, अपना भी याद आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो पापा बोले कि पता नहीं बेटा एलेक्सा का बर्थडे कब होता है। तो थोड़ी देर बाद उसने बता दिया फोन करके, पापा एलेक्सा का बर्थडे फलानी तारीख को होता है। तेरे को कैसे पता चला? मैंने एलेक्सा से पूछ लिया। उसी मित्र का दूसरा इंसिडेंट, उसने, अब बच्चा है, देखिए 3rd ग्रेड का बच्चा है, और बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। 3rd ग्रेड का बच्चा अपने पापा से फोन करके पूछता है, पापा ये जो कंट्रीज जब बनने, ये तो एक नॉर्मल बात होगी अलेक्सा, कि ये जो जब देश बनने शुरू हुए होंगे, क्योंकि उसको राजधानियां पढ़ाई जा रही हैं, उसको देशों के नाम पढ़ाए जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बच्चे का क्वेश्चन समझिए, पापा ये देश जब बनने शुरू हुए होंगे तो पहला देश कौन सा बना था? अब ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, पापा होने के आउट ऑफ सिलेबस तो है ही है। तो पापा ने बोला ये तो पता नहीं भाई, गूगल कर लेते हैं। अब इसमें बच्चे का जवाब इंटरेस्टिंग है।
बोले गूगल ही करना है तो फिर मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, गूगल तो मेरे पास भी है, मैं मम्मी के फोन में कर लूंगा। अगर आपने गूगल के फोन से जवाब देना है, गूगल से जवाब देना है, तो इस जनरेशन को पढ़ाने के लिए क्या हम तैयार हैं, और क्या हम अपनी सारी की सारी जनरेशन को यहां लाके खड़े करने सॉल्यूशन नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़े से चर्चा जरूरी होनी है। अनफॉर्चुनेटली नई एजुकेशन पॉलिसी जब हमारे देश में बात करती है तो उन चीजों के बारे में बात करती है नई एजुकेशन पॉलिसी जो 15, 20, 25 साल पहले फिक्स हो जानी चाहिए थी। स्कूलों में टॉयलेट बन जाने चाहिए थे 20 साल पहले, पीने का पानी उपलब्ध हो जाना चाहिए था, कंप्यूटर हो जाना चाहिए था, अच्छे टीचर्स अवेलेबल हो जाने चाहिए थे 25 साल पहले, नहीं हुए। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी हम उन्हीं चीजों को टारगेट रख के चल रहे हैं, और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। और दुनिया छोड़िए, हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हुए उससे हाथ मिला के मेरे पास स्कूल में आ रहा है और क्लास 1 में कह रहा है मैं मोबाइल चलाना जानता हूं, मैं फोन लेना जानता हूं, मैं टाइपिंग करना जानता हूं, मैं स्वैप करना जानता हूं, अब बताओ फर्स्ट ग्रेड में क्या पढ़ाना है। और मैं बहुत सारे वीडियोस देख के आया हूं, अब बताओ मुझे फर्स्ट ग्रेड में क्या पढ़ाना है। तो उस सब के दौर में हमें लगता है कि सोचना पड़ेगा कि एजुकेशन को कैसे किस तरफ लेके जाएं। तो 3 सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन के भविष्य को लेके हैं। पहला तो यह कि क्या भारत तैयार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में खड़ा होने के लिए। 32 करोड़ 30 करोड़ लोगों को 2 करोड़ टीचर्स द्वारा हम जो तैयार करा रहे हैं उनमें से आधा भारत तो तैयार नहीं है। जिन स्कूल्स में बिजली नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट तक नहीं है, वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिस्कोर्स में भी शामिल हो पाएंगे, वो तो दूर की बात है। पहली बात। दूसरी बात,